हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षास एजुकेशन पर स्वागत है। आप जल्दी से शिक्षास एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक मज़ेदार अंदाज में। इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स देखे। तो अगर आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और की फीचर्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप जल्दी से पहले चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट समझ में आ जाए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जब भी कोई स्टोरी खत्म होती है, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है, तभी तो आता है मजा कि उस चैप्टर ने हमें क्या सिखाया और हमें क्या क्या चीजें आ गई जो हमें नहीं पता थी। ठीक है, वो चीजें हमें डेवलप हो गई कि अच्छा, अब हमें ये भी पता है, हम इतने ज्यादा इन्फॉर्म्ड बन गए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये आपको बनाता है एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, हर चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताता है। तो हुआ ना ये सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग, चैप्टर के साथ साथ सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें आप देख रहे हैं एक फोटोग्राफ। ये किन की फोटोग्राफ है आप सभी जानते हैं, ये है हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिन्हें हम कहते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इन्हें फादर कह रहे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भीमराव अंबेडकर जी को फादर कह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हमें इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कह रहे हैं। तो हम इस बात को क्लास 6th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप याद कीजिए तो क्लास 6th का जो सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसमें हम बाबा साहेब को अच्छे से पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं कि हमने उसमें देखा था कि जो बी.आर. अम्बेडकर जी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने बहुत ही हेल्प की है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कैसे हेल्प की है उन्होंने कि उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ, दलित कम्युनिटी के खिलाफ राइट्स लाए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारी बातें शामिल की है कि किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी क्या है कास्ट के साथ ना हो, क्योंकि ये एक गलत बिहेवियर है। ये करने के पीछे ये रीज़न था किसका, अंबेडकर जी का, कि सभी के पास क्या हो, राइट टू इक्वलिटी हो। अब राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग इस बात को महत्वता दी गई। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जो भीमराव अंबेडकर जी, उनका रोल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं जो शायद कोई नहीं दे पाता, इसीलिए उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम इनकी हिस्ट्री को थोड़ी सी याद कर ले, हिस्ट्री पर भी अगर हम थोड़ी सी नज़र दे दे, तो देखें तो इन्होंने कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था। कि जब ये स्कूल जाया करते थे तो इनको बुलक कार्ट पे नहीं बैठने दिया जाता था। कहते थे कि आप एक दलित कम्युनिटी से है तो आप बुलक कार्ट पे नहीं बैठ सकते। तो वो जब पढ़ने जा रहे थे तो उनके साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो देखिए कि हमने कैसे यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की हिस्ट्री भी थोड़ी सी कनेक्ट कर ली कि उनको स्कूल टाइम में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई। लेकिन अब डिफ़िकल्टीज आई है तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो बन गए एक लॉयर। और लॉयर जब वो बनते हैं सक्सेसफुली, जब उन्होंने अपना एजुकेशनल कंप्लीट किया, एजुकेशन जब उनका कंप्लीट होता है तो वो बन जाते हैं लॉयर। और उन्होंने सारे राइट्स और सारे चीज़ें क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करवाई है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देना चाहिए, टोटल इसको क्राइम कह देना चाहिए, और इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि ये एक बहुत ही गलत सोच है ये, कि ये थिंकिंग गलत है कि हम किसी को नीचा दिखाए। हम नीचा सिर्फ लोगों में क्या दिखा रहे थे अभी तक के, कि लैंग्वेजेस की बेसिस पे, इसके बेसिस पे प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप हम कर रहे। लेकिन अगर हम किसी के रिलीजियन के थ्रू, किसी के कास्ट के थ्रू हम उसे जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, ये एक बहुत ही मिसबिहेवियर है। और ये बिहेवियर हमें कभी भी अडॉप्ट नहीं करना है,
इसीलिए तो हम इनसे प्रेरित होके, हमें डायरेक्शन यहाँ पे कौन दे रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हम इनसे प्रेरित होके क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को समझ रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें और किन का क्या रोल है, पर्टिकुलर पर्सन का क्या महत्व है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इनका रोल है, क्या क्या इनके किरदार है। तो ज़्यादा डिटेल में अगर आपको फ्रीडम फाइटर्स का पढ़ना है तो आपको ऑलरेडी हिस्ट्री तो है ही, आपके सोशल साइंस में हिस्ट्री तो है ही आपका सब्जेक्ट, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कैसे राजनीतिक दायित्वों में फेमस पर्सनैलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रोल रहा है। अब हम आ जाते हैं बढ़िया सी चीज पे कि आप अब यहाँ से जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, फीचर्स है, मेन वाले फीचर्स, बिल्कुल स्पेशल वाले फीचर्स। ठीक है, स्पेशल वाले फीचर्स मतलब कि अगर आप कहीं जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या थोड़ा स्पेशल चीज़ें मिल जाए, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में गए ही उसी पर्पस से। तो अगर अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल चीज़ें भी तो दिखाओ। तो स्पेशल चीज़ें आपको दिखा रहे हैं ना, ये देखिए, ये है आपका फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती। हमने देखा था कि कंट्री में गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। लेकिन अब कंट्री की गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट के अलग अलग क्या होते हैं, स्तर होते हैं, तो अलग अलग लेवल्स होते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। अब वो संघवाद कैसे होते हैं कि इसको अगर हम ऐसे समझ ले तो देखिए, जो फेडरलिज्म है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो फेडरलिज्म में क्या आप देखेंगे कि हमारे पास में है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, संघवाद की बात हो रही है क्योंकि इसमें बता रहे हैं फेडरलिज्म का यही मतलब होता है कि गवर्नमेंट के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो एक हो गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट, आपको सभी पता है, राज्य सरकार। फिर दूसरी बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। फिर आ जाती है हमारी पंचायत राज, सभी जानते हैं पंचायत के बारे में, जिला पंचायत जानते हैं ना, जो रूल करती है। तो देखिए कि 3 तरह के संवाद होते हैं। अब इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आप सभी स्कूल जाते हैं, आपने स्कूल में क्या देखा है, सबसे टॉप पे कौन है, आपके प्रिंसिपल जी है, प्रिंसिपल है, और क्या है, फिर क्या है, टीचर्स है, और फिर मॉनिटर है। ठीक है, प्रिंसिपल, टीचर्स और मॉनिटर, इस तरीके से आप समझिए कि ये क्या होगा, स्कूल के लेवल्स हो गए कि डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे अपने अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेगी गवर्नमेंट, अपना वर्क करेगी। ये डिवीजन क्या हुआ है ताकि सारे वर्क क्या हो जाए, इजीली हो जाए, सबको पता हो कि हमें अपना काम अपने एरिया में कैसा करना है। तो इसीलिए ऐसे सरकार का डिवीजन है। ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायत गवर्नमेंट पे। फेडरलिज्म में क्या है, स्टेट आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। मतलब अब क्या है कि ऐसा नहीं कि राज्य अपने अनुसार डिसीजन ले लेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज है, जो पूरी अथॉरिटीज प्रोवाइड की गई है कि किसके पास क्या शासन करने की शक्तियाँ, वो अपनी शक्तियों के अनुसार उस एरिया में रूल करता है। यही होता है फेडरलिज्म का मतलब कि संवाद में क्या है, हमने देखा गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल सर का वर्क डिफरेंट है, बाकी जो टीचर्स है उनका वर्क डिफरेंट, और जो मॉनिटर है उसका वर्क डिफरेंट है, तीनों का वर्क डिफरेंट है। ठीक है, ये होता है संवाद, जब गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, आपने देखा है कि राजनीतिक क्या होता है, राजनीतिक फॉर्म क्या होता है अब सरकार का, पार्लियामेंट्री हाउस सभी जानते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट
जो है हमारी वो कैसे बन रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाता है। आपने देखा है कि रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में सिलेक्शन हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव, किसके थ्रू, सिटीजन्स के थ्रू। अब अगर आप पार्लियामेंट्री हाउस की बात कर ही रहे तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। जब पार्लियामेंट्री हाउस में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सरकार के ओहदे होते हैं, पोजीशन होती है। ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि वो क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग तो मोनार्की हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रूल करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक ओहदे, जैसे प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, प्रधानमंत्री का कार्य है कि देश के मुद्दों पर डिसीजन देना, और प्रेसिडेंट का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री जी, तो इस तरीके से आप समझिए। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ राज्य का काम करते हैं, वो सिर्फ राज्य की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से ये पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो अब ये जो सरकार हो गए हमारी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट हाउस को, इसको इलेक्ट करते हैं, कौन करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक और चीज की गारंटी दे रहा है, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब ये क्या होता है कि आपके पास, सबके पास क्या है, राइट टू वोट। राइट टू वोट का आपके पास है ना, अधिकार है ना, राइट टू वोट, राइट है ना आपके पास, क्या वोटिंग कर करके क्या कर सकते हैं, अपने सिटीजन को नहीं, अपने क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है इलेक्शन का पार्टिसिपेटर बनना और वोट देने का अधिकार रखना। ठीक है, राइट टू वोट, और किसके लिए वोट, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का। तो इस बात की गारंटी कौन दे रहा है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा है। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. तो ये देखिए कि ये बात क्या आपको पता थी कि हम तो डायरेक्ट ही काम कर रहे हैं ना, मतलब हमारे पास ही अधिकार है अपने नेता को चुनने का, अपने सरकार को बनाना और उससे बिगाड़ना। ये अधिकार डायरेक्ट किसके पास में है, डायरेक्ट रोल तो हम ही निभा रहे हैं भाई, डायरेक्ट रोल हम ही लोग निभा रहे हैं कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में वोटिंग हुई कि आपको मॉनिटर बनाना है, तो इलेक्शन हुए, तो आपने ही तो सेलेक्ट किया उस मॉनिटर को। ठीक है, आपने ही सेलेक्ट करके क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया, अब वो क्लास को मॉनिटाइज करेगा। ठीक है, तो ये सारी पावर आपके तो हाथ में थी। अगर आप उसे सेलेक्ट ही नहीं करते तो क्या वो अपने आप बन जाता है क्या मॉनिटर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, किसी भी चीज़ के पीछे एक प्रोसेस छुपी होती, उस प्रोसेस को हमें पता करना पड़ता है। तो प्रोसेस पता करने के लिए हमें चीज़ों को जानना पड़ता है। तो अब हमने देख लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म। अब थर्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर में मतलब पावर्स का विभाजन। ठीक है, पावर्स को किस तरीके से विभाजित कर, तो इसमें भी जैसे कि हमने देखा था गवर्नमेंट के लेवल है, वैसे पावर्स के क्या लेवल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों टर्म्स को आपको आगे क्लास में क्या होगा, बहुत डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप देखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या, पावर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब ये क्या है, इसके अंग है, किसके अंग है, पावर्स के। ठीक है, पावर्स के क्या है, ऑर्गन्स है। किसी जैसे आप देखते हैं कि आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी के पार्ट्स भी तो है, आपके पास हैंड है, लेग्स है, सारे, तो उस तरीके के ऑर्गन्स, किसी भी चीज के ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो उसमें क्या देखा आपने, सेपरेशन ऑफ पावर्स के क्या है, लेजिस्लेचर यहाँ पे बोल रहे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये पावर्स होते हैं किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, कि कोई भी अपना बिहेवियर का मिसयूज ना करे, और ये एंश्योर दिलाता है बैलेंस का पावर के बीच में, कि तीनों ही पावर में क्या रहेगा, एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको कोई न्याय चाहिए, भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें जस्टिस की गारंटी दे रहा है, तो आप क्या करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश, ये सारी बातें आप जानते हैं कि हमें अब जज लेवल तक की भी पढ़ाई करना पड़ेगा कि हम कोर्ट, न्याय, जस्टिस कैसे मिलता है, ये सारी बातें आगे क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है कि 3 ऑर्गन्स है। 3 ऑर्गन्स में है कि एग्जीक्यूटिव अपना रोल निभा रहा है, लेजिस्लेचर अपना रोल निभा रहा है, जुडिशरी अपना रोल निभा रहा है, जिसमें ये होगा कि ये तीनों ही पावर्स क्या करेगी, बैलेंस करेगी आपस में। जैसे हमने देखा था मेजोरिटी और माइनॉरिटी में कैसे बैलेंस हो रहा था, वैसे ये तीनों पावर अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करती है कि तीनों में ही डिस्क्रिमिनेशन ना और तीनों ही ऑर्गन क्या रहे, इक्वल रहे। अब इसका 4th चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो वो होती है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, फंडामेंटल राइट से हमको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। भाई फंडामेंटल राइट्स बनी हुई है तभी तो हमें सुरक्षा का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि हमारे पास कितने तरह की सुरक्षा है। अब हम इसमें फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे जो कि आप सभी एक आम आदमी को पता होना चाहिए हमारे पास क्या फंडामेंटल राइट्स और हमारे पास क्या क्या अधिकार है। अगर आपको अपने अधिकार ही पता हो के तभी आप क्या होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, कोई भी कार्य को कर पाएंगे। अगर आपको कोई पता ही ना हो चीज़, आप बिल्कुल ब्लैंक रहे तो क्या होगा, ना ही तो आपकी कोई सेफ्टी करेगा, ना ही क्या होगा आपको सुरक्षा मिलेगी और आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, आप इनका भी यूज़ कर सकते थे। तो थे नहीं होने के बदले होना चाहिए, आप कर सकते हैं रहना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है, सभी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट किसके, राज्य में कोई भी अपनी मनमानी ना करे, इसका क्या करता है, ध्यान रखता है फंडामेंटल राइट कि हमारे कंट्री में कोई भी क्या करे, अपनी मनमानी ना चलाए, कोई भी नेता, राजदल, किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी अपनी मनमानी ना चलाए। ये सारी बातों को अगर लिखा जा रहा है तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम इसे समझेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी कर रहा है कि सभी इंडिविजुअल के पास में क्या है, राइट्स है, इक्वल राइट्स है स्टेट्स के पास, कि माइनॉरिटीज और मेजोरिटी, मतलब हमें बहुमत की तरफ नहीं जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हमें बहुमत की बात नहीं मानना है, हमें माइनॉरिटी को भी उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, DPSP क्या होता है, फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है DPSP। इसमें क्या होता है, संघ के लिए काम होता है, वो किन पर्टिकुलर एरिया के लिए काम होता है वो आपको फंडामेंटल राइट्स की DPSP में बताती हूँ कि क्या होता है। कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको डिजाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स। ठीक है, DPSP में क्या वर्क कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर क्या करते हैं, एक ऐसा फॉर्मेट डिजाइन करते हैं जिसमें क्या हो कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेटर हो, मतलब आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, बिल्कुल अच्छी हो। ये कौन डिजाइन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर अकॉर्डिंग टू DPSP, और वो गाइड करे, बिल्कुल हमारे आज़ाद स्टेट रहे, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट रहे, और इन लॉज और पॉलिसीज का सब क्या करे, पॉलिसीज से क्या हो, पॉवर्टी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पॉवर्टी समाप्त हो। तो इन सब पे वर्क कर रहा है DPSP। DPSP में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ऐसा फॉर्मेट डिजाइन करते हैं कि कैसे ये चीज़ें खत्म हो। जैसे कि आप भली भांति परिचित है कि स्कीम्स आती है ना, कि आप देखते हैं कि जलधन योजना, आवासीय योजना, मुख्यमंत्री आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, ठीक है, हर घर शौचालय, ये सारी योजनाओं का कौन ध्यान दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ही तो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वही तो इसे डिजाइन कर रहे हैं कि ऐसा एक फॉर्मेट बन जाए कि हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स और उनके नीड्स को मद्देनजर रखते हुए उस पर काम किया जाए। यही होता है DPSP, और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है कि ये क्या है, एक ऐसा सेक्शन है
जिसमें डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा सेक्शन जिसमें डीपीएसपी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपकी ही सुविधा के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें सरकार बनाएगी, उसको डिज़ाइन करेगी ताकि आपको क्या प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो और आपकी सारी चीज़ें क्या हो, सॉल्व हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं पॉवर्टी में क्या होती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसके लिए एक स्कीम अगर हमारी गवर्नमेंट बना देगी कि हर घर शौचालय, तो आपको वो व्यवस्था मिल। अब घर बनाने के लिए पैसा नहीं है तो घर आवासीय योजना मिल गई। तो इस तरीके से योजना स्कीम्स को आपको यहाँ से रिलेट करना है, समझना है कि अच्छा हमारी गवर्नमेंट अगर कर रही है कोई चीज़ डिज़ाइन करे तो क्या कर रही होगी, डिज़ाइन हमारे लिए क्या कर रही है, तो हमारी वो रिक्वायरमेंट्स को ही तो कंप्लीट कर रही है। देखिए कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है कि आपको आपके क्लास के लिए एक एग्जाम्पल कि आपको डस्टबिन बनाना है, आपको पेपर्स का रीयूज करके रीयूज करके रिसाइकिल करके एक डस्टबिन बनाना है, तो आपने डस्टबिन क्यों बनाया, ताकि आपकी क्लास क्या रहे, क्लीन रहे, बिल्कुल साफ सुथरी रहे। तो ये किसने किया, ग्रुप के मेंबर्स ने किया। ठीक है, ग्रुप के मेंबर्स ने एक ऐसा फॉर्मेट डिज़ाइन किया, एक ऐसा डस्टबिन डिज़ाइन किया जो कि सभी लोगों के लिए काम आए। वो डस्टबिन सभी यूज़ करें, टीचर्स यूज़ करें, स्टूडेंट्स यूज़ करें और क्लास हमारी क्लीन रहे। ये एग्जाम्पल से आप इस तरीके के अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, डेली लाइफ के एग्जाम्पल जो आप आसपास देख रहे उससे ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट करते हुए समझना है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप सिर्फ अगर टर्म रट लेंगे एक एक कि डीपीएसपी ये होता है, ये होता है, ये फेडरलिज्म ये होता है, नहीं, आप लेवल्स भी तो समझिए कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के भी तो लेवल्स है कि राज्य मंत्री क्या करता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री का क्या रोल है, पंचायत में क्या करता है, पंचायत अध्यक्ष क्या करता है, जिला पंचायत अधिकारी जो होता है उसका क्या रूल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलती है। आपकी गवर्नमेंट का वर्क आपकी सोसाइटी के लिए यही बताया जा रहा है क्लियरली, बिल्कुल, जिसको आपको क्या करना है, सिर्फ रटना नहीं है, आपको इसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलना। आपको अपने स्कूल से ही कनेक्शन बिठाना है ताकि आप कनेक्शन बिठा के हर चीज़ ईजीली समझ पाए। तो देखिए कि आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं। अब फंडामेंटल ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है। हाँ, अब सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म यहाँ पे इसको आप समझ लीजिए, भले ये कम शब्दों में दिया है। अभी आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, की फीचर है सेक्युलरिज्म, इसको आप समझिए। अब सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि अगर आप क्या है, स्टेट में एक राज्य मंत्री है, एक मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री कभी भी किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। ये सेक्युलरिज्म कह रहा है कि एक स्टेट में किसी भी एक ही रिलीजन को प्रमोशन नहीं करना, दैट इज सेक्युलरिज्म। कितने आसान शब्दों में आप समझिए, ठीक है, कि एक स्टेट में आप क्या करें कि किसी भी रिलीजन को अगर प्रमोट करने लग जाए तो वो क्या होगा, गलत होगा, गलत बिहेवियर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये गलत है, सेक्युलरिज्म गलत है कि आप किसी भी एक रिलीजन का प्रमोशन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सिर्फ एक ही रिलीजन को नहीं प्रमोट कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है कि हम सिर्फ एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन को दर्शा रहे हैं कि यही सही है, तो ये गलत। हमें सभी रिलीजन को इक्वल रखना होगा, बिकॉज राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास में। तो ये ऑफिशियली प्रमोट करना बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्युलरिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, एक बहुत ही अमेंड करके लिखा गया है, उसमें अमेंड हुआ है, उसमें बहुत सारे ईयर्स का आपने देखिए कि ईयर्स, उसमें बहुत सारे ईयर्स की मेहनत है, पूरे 3 ईयर्स की मेहनत है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स की मेहनत है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या होता है कि आपको क्या लग रहा है कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि चेंजेस कर दिए जाए।
हाँ पॉसिबल है ना, ऐसा कब पॉसिबल है, समय के साथ साथ चेंजेस किया जा सकता है। अगर वो मुद्दों में कोई फैक्ट है, अगर उस सिचुएशन में रियलिटी है, तो ऐसे लॉज हम उसमें शामिल कर सकते हैं। अब आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि किताब लिख दी, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो फिक्स्ड है भाई, फिर देश में कितना भी अत्याचार हो रहा उसके खिलाफ हम कुछ नहीं। ऐसे लॉज, ऐसे देखिए न्यू कंसर्न्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं जो कि जरूरी है। मेजर चेंज, ठीक है, जैसे कि नेपाल का मेजर चेंज क्या रहा था कि वह कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया बिकॉज ऑफ मोनार्की, लेकिन फंडामेंटल नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है कि हमें बिल्कुल पारदर्शी रहना है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में क्या करना है, पारदर्शी रहना है। और जब शबनम टीवी देख रही थी तो उसे अपने डिसीजन में क्या रहना चाहिए, पारदर्शिता दिखाना हो कि वो टीवी भी देख ले और टेस्ट भी दे दे। अगर वो अपने ही डिसीजन को लेकर फेयर रहेगी तभी तो आएगा मजा। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, मेजर चेंज होगा, लेकिन वो फंडामेंटल नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अगर कोई भी अच्छी चीज करना है, देखिए आपकी अब कोई भी अच्छी चीज हमें करना है तो उसमें क्या होगा, कुछ एक बॉन्डिंग बनी भी होगी, नहीं तो आप तो फिर करने लग जाएंगे ना अपनी मनमानी, आप तो फिर हर चीज अपने अकॉर्डिंग करने लग जाएंगे। तो ये एक गलत क्या है, बिहेवियर है। तो यहाँ पे देखिए कि नेशनल फ्लैग भी लगा दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही है तो नेशनल फ्लैग भी आप देखिए समझिए कि किसका प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है। अब इसको आप कनेक्ट कर लीजिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की, किस तरीके से आज़ादी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, हम लोग ऐसे फ्लैग लेके आगे आए थे, हम अलग अलग मूवमेंट्स के पार्टिसिपेटर बने थे और हमने 150 साल का अत्याचार सहने के बाद में आज़ादी पाई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ, ये तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा, ठीक है। किसी भी मूवी का जो लास्ट सीक्रेट होता है वो मूवी के एंड पार्ट में तो पता चलता है कि पूरी मूवी कह क्या रही है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या कह रहा है और ये कब आया है ये तो हमने क्या कह रहा है ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन वो कब आया है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बने रहिए बिल्कुल और हर इंपॉर्टेंट टर्म को अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। आप समझ लीजिए जल्दी से फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स समझ लीजिए कि जिसको पार्लियामेंट्री हाउस में ही नहीं पूरे कंट्री में चलाया जा रहा है। तो अब फंडामेंटल राइट्स समझते हैं हम जल्दी से स्टेप बाय स्टेप कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, सभी आप लोग अब परिचित हो गए हैं क्योंकि हम राइट टू इक्वलिटी बार बार यूज करें कि सभी के पास समानता का अधिकार हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ। अब राइट टू फ्रीडम, अब राइट टू फ्रीडम मतलब क्या हो गया, आज़ादी नहीं हो गया। राइट टू फ्रीडम मतलब आपको बोलने का हक हो, आपको अपने सपने कंप्लीट करने का हक हो, आपको कंट्री में अपना जीवन बिताने का हक हो आज़ादी के साथ कि आप बोल भी सकते हैं, आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है। ये अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या बात हो गई, ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्ड लेबरिंग हुआ, ठीक है, बाल श्रम आपने सुना है ना कि चाइल्ड लेबरिंग की जाती, तो इस तरह के अत्याचारों के लिए होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रीडम दो बार कैसे आ गया, नहीं ये फ्रीडम रिलीजन के लिए कि आप किसी भी धर्म को अपने पसंद से अपना सकते हैं, आपके पास ये भी हक है, आपके पास ये भी हक है कि आप किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं लगाएगा, ठीक है। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आपके पास ये भी राइट है कि आप फ्री है इसके लिए, ठीक है। आज़ादी के बाद बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने देख रहे हैं। अब कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन भी प्राप्त कर लीजिए, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा बन जाइए, ठीक है। मैनी मोर थिंग्स है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में करने के लिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम एक ही टॉपिक पे नहीं अटके, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अब देखिए कि रेमेडीज, किसी भी बीमारी का एक इलाज होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट फंडामेंटल राइट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब वो रेमेडीज क्या होगी कि किसी भी ट्रीटमेंट का एक इलाज होता है, आप जानते कोई बीमारी होगी तो उसका एक इलाज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इलाज है ना। अगर आप देखेंगे अनटचेबिलिटी होती है तो अबॉलिशन है ना उसका,
वही तो है, ऐसी रेमेडीज अगर कोई गलत करता है, अगर कोई मॉनिटर क्लास में हमने देखा था अगर वो मिसबिहेव करेगा तो उसको हम हटाएंगे ना, हम उसकी कंप्लेन करेंगे और टीचर को बोल के मॉनिटरी चेंज, मतलब देखिए कितना बड़ा चेंज आ जाता है लाइफ में। तो वैसे ही आपके पास में उपचार भी है, रेमेडीज मतलब उपचार, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उपचार भी शामिल है। उपचार ऐसे शामिल है कि अगर कोई चीज़ गलत होगी, राज्य में गलत होगी, पंचायत में गलत होगी, या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर बाय चांस सेंट्रल गवर्नमेंट तो गलत डिसीजन नहीं लेगी, लेकिन अगर कहीं भी आप देखेंगे और कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ क्या है, उपचार है, रेमेडीज है। अब ये आ जाता है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो पूरी शुरू से हो रही है, अब अंत में बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट शुरू कैसे हुआ, अंत में राज्य जो छुपा हुआ है वही डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब से शुरू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं 24 जनवरी 1950 को साइन किया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। आप ये पिक्चर में देखिए कि ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी शामिल है, जो कि कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल जी कौन है, प्राइम मिनिस्टर थे देश के। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, जब उस पे उसके अंतिम दस्तावेज पे साइन हुआ, तो वो समय है 24 जनवरी 1950। ये है ना कि कब से आया भाई, 300 मेंबर है, 3 साल लग गए, हमने इतनी पूरी ईयर्स याद की कि 1943 में ऐसा, 1940, तो 1950 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में आ गया था 24 जनवरी 1950, जिसको साइन किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिसको हम सब अच्छे से ही जानते हैं, हम उन्हें चाचा जी भी तो कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। तो चाचा जी ने ही क्या किया था कि लास्ट डॉक्यूमेंट पे साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन के, और उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल गया। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चलने लग गई। और कॉन्स्टिट्यूशन के कितने सारे बेनिफिट्स है ये तो आप जानते हैं कि अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं होगा किसी चीज़ का तो आप जाएंगे कैसे। भाई आप लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन तो रहती है ना, आप सफ़र पे निकल गए हैं, जर्नी पे निकल गए, तो आपको पता है कि आपको पहले बॉम्बे जाना है, तो आपकी ट्रेन आपको डायरेक्शन के उसी रूट से ले जाएगी ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं भटका देगी। तो वैसे ही हमें अपनी कंट्री में रहने के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसा डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, अपना जीवन बिता पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हर वो चीज़ लिखी हुई है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। क्योंकि 3 साल की मेहनत, 300 लोगों की मेहनत कभी खाली नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, जैसे कि हम जब ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जब प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स की मेहनत है वो प्रोजेक्ट में दिखती है ना, जब फाइनल उसकी प्रेजेंटेशन होती है तो प्रोजेक्ट सबके सामने दिखता है कि देखिए ये रहा आपका वेल डन, वेल डेवलप्ड प्रोजेक्ट, और उसके फिर आप फायदे बताना शुरू कर देते। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया हमने उसके की फीचर्स भी देख लिए कि की फीचर्स क्या क्या है, उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है, उसमें फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ऐसे फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि वो राइट्स है जो हमारे लिए है, हमारे लिए, और हमें उसे कैसे यूज़ करना है वो हमें पता नहीं होगा तो किससे पता होगा। क्लास में कब स्कूल आना है वो आपको पता नहीं होगा तो किसको पता हो, आपके नेबर्स को तो नहीं पता होगा, तो आपको ही पता होना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, उसकी पावर्स, पोजीशन, सारी चीज़ें, उसके लॉज, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और इसकी और ज़्यादा ब्रीफिंग हम जैसे जैसे आगे की क्लास में जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे।
तो आई होप आपने ये चैप्टर बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत ही मज़ेदार अंदाज में समझा होगा, क्योंकि इसको मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलते हैं और आपका हर एक एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ से ही कनेक्ट होते गया। ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग बात बता दी गई है जो कि इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझा है, आप इसको और अच्छे से समझिए। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ढेर सारा धमाल मचाइए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमें फिर एग्ज़ाम भी देना है। कॉन्स्टिट्यूशन के जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसे सॉल्व भी तो करना है। तो यही आपका दर्शाएगा कि आपने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक और चैप्टर पढ़ा है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट। आपका कोई भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।